हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्क एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जून सेकेंड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। हमारे पहली न्यूज है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किए गए दो नए इनिशिएटिव। किसके लिए? एजुकेशन को ग्रीन बनाने के लिए। उसके बारे में बात करते हैं। तो ग्रीनिंग एजुकेशन के लिए यूनेस्को के द्वारा दो नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं। इसके लिए वो रिसेंट न्यूज में है। कौन कौन से दो नए इनिशिएटिव लॉन्च किए गए यूनेस्को के द्वारा, पहले वो देख लेते हैं। एक है न्यू ग्रीनिंग क्यूरिकुलम गाइडेंस और सेकंड है न्यू ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ये दो नए इनिशिएटिव यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। बराबर। अभी ये जो दो नए इनिशिएटिव्स यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, वो एक पार्टनरशिप के अंडर में लॉन्च किए गए हैं। कौन सा पार्टनरशिप है? ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप के अंडर में ये दो नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं। बराबर। तो इस न्यूज़ के अंदर ये दो नए इनिशिएटिव का कारण क्या है, क्यों लॉन्च किए गए हैं, किसके अंडर में लॉन्च किए गए हैं और किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं, ये चीज़ों को देखना है। राइट। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जिसके द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है वो संस्था कौन सी है। यूनेस्को। नाम सुना होगा फ्रेंड्स। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज। पूरे वर्ल्ड के अंदर एजुकेशन और साइंस के ऊपर फोकस करने के लिए यूएन के द्वारा एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम है यूनेस्को। बराबर। ओके। तो यूनेस्को क्या है वो समझ में आया फ्रेंड्स, कि दुनिया के अंदर एजुकेशन और साइंस के ऊपर फोकस करने के लिए यूएन के द्वारा एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम है यूनेस्को। राइट। ओके। तो अगर मैं दो नए इनिशिएटिव्स के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, न्यू जीसीजी और न्यू जीएसक्यूएस। अभी जीसीजी क्या है फ्रेंड्स? तो ग्रीनिंग क्यूरिकुलम गाइडेंस। अभी यूनेस्को के द्वारा एक पूरा एक गाइडलाइन लॉन्च किया गया है कि किस तरीके से उसकी जो मेंबर कंट्रीज है, उसकी जो मेंबर कंट्रीज है उस वो अपनी स्कूल्स के अंदर किस तरीके से ग्रीन एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकती है। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट क्लाइमेट एजुकेशन शुड कंसिस्ट ऑफ, कि क्लाइमेट एजुकेशन के अंदर क्या क्या आना चाहिए, वो इस उस यूनेस्को ने इस गाइडलाइन के अंदर लॉन्च किया है। बराबर ना? कि उसकी जितनी मेंबर कंट्रीज हैं वो सभी इस गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट कर सके और एजुकेशन के अंदर उनके क्यूरिकुलम के अंदर क्लाइमेट एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कर सके। सेकेंड पॉइंट है न्यू जीएसक्यूएस। जीएसक्यूएस क्या है? ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। कि अगर एक स्कूल को ग्रीन स्कूल बनाना है तो उसके अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, वो इस गाइडलाइन के अंदर लॉन्च किया गया है। बराबर ना? तो यहाँ पे यूनेस्को के द्वारा उसकी जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, वो सभी एक साथ मिलके ये गाइडलाइंस को फॉलो करें और ग्रीनिंग एजुकेशन के ऊपर काम करें। इस वो पॉइंट ऑफ व्यू से ये गाइडलाइन लॉन्च की गई है कि भाई एक तो आपको आपका क्यूरिकुलम कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आप क्लाइमेट एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और दूसरा कि आप किस तरीके से अपनी अपनी स्कूल्स को मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, कि भाई अगर एक ग्रीन स्कूल बनानी है तो मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। बराबर है कि उसके अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स, क्या क्या चीज़ें रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से चलनी चाहिए, वो एक स्टैंडर्ड सेट किया है यूनेस्को के द्वारा। बराबर ना? तो यहाँ पे ग्रीन एजुकेशन के ऊपर फोकस किया है यूनेस्को के द्वारा। बराबर ना? ओके। और ये जो दोनों गाइडलाइंस लॉन्च किए हैं यूनेस्को ने, वो एक ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप के अंदर में लॉन्च किए गए हैं। इस पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो ये जो पार्टनरशिप है फ्रेंड्स, वो टोटल 80 मेंबर स्टेट्स, यूनेस्को के जो मेंबर्स हैं, यूनेस्को के जो मेंबर्स हैं उसमें से 80 कंट्रीज ने साथ में मिलके एक ग्रीन एजुकेशन पार्टनरशिप बनाई है। उन लोगों ने यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया है कि वो साथ में मिलके ग्रीन एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे। तो उसी पार्टनरशिप के अंडर में ये दो गाइडलाइन लॉन्च की गई है। बराबर ना? ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर द ऑल लर्नर्स एक्वायर नॉलेज स्किल वैल्यूज एटीट्यूड्स एंड एक्शन टू टैकल द क्लाइमेट चेंज एंड टू प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बराबर ना? तो ये मोटिव से यूनेस्को के द्वारा ये दो गाइडलाइंस लॉन्च की गई है। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। बराबर ना? ओके। ओके। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को कि एक ग्रीन एजुकेशन के पिलर्स क्या होते हैं, कि अगर आपको ग्रीन एजुकेशन प्रोवाइड करना है तो उसके पिलर्स क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको स्कूल्स को ग्रीन बनानी पड़ेगी।
उसके अलावा करिकुलम को ग्रीन करना पड़ेगा। करिकुलम को ग्रीन करना पड़ेगा मतलब आपके करिकुलम के अंदर स्कूल्स के जो एजुकेशन के जो करिकुलम होते हैं उसके अंदर क्लाइमेट एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और उसके अलावा टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी और कम्युनिटीज के बारे में, ग्रीन इनिशिएटिव्स के बारे में अब अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये सब पिलर्स हैं ग्रीन एजुकेशन को प्रोवाइड करने का। उसमें से ये दो पिलर्स के ऊपर अभी यूनेस्को ने फोकस किया है कि एक तो करिकुलम को ग्रीन बनाना है, मतलब कि करिकुलम के अंदर क्लाइमेट एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना है। और स्कूल्स के ऊपर फोकस किया है कि स्कूल्स मिनिमम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ग्रीन होनी चाहिए, बराबर ना। कुछ चीज़ें रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से चलनी चाहिए, सिंपल, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ पे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। और यूनेस्को के एक सर्वे के अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज वो एजुकेशन के ऊपर बहुत मात्रा में डिपेंड करता है। यूनेस्को ने अभी जो सर्वे किया था 100 कंट्रीज का, उसमें से 50% कंट्रीज के अंदर उनके करिकुलम के अंदर क्लाइमेट चेंज का कोई जगह पे जिक्र ही नहीं है। और अराउंड 70% ऑफ यंग पीपल कुड नॉट एक्सप्लेन द क्लाइमेट डिसरप्शन। तो लोगों के अंदर अवेयरनेस ही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज क्या है। उनके करिकुलम में ही क्लाइमेट चेंज के बारे में कोई जगह पे डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्लाइमेट चेंज को अगर कंट्रोल करना है तो एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, बराबर ना। इसके लिए यूनेस्को ने इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। ओके, तो आई थिंक आप इसमें अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। रिपोर्ट का नाम है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे। नाम से पता चलता है कि एक परिवार का यहाँ पे कितना कंजप्शन हुआ एक पर्टिकुलर साल के अंदर, 2022-23 के अंदर, और उसका कितना खर्चा हुआ, बराबर ना। तो ये चीज़ों को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। कौन सी संस्था के द्वारा? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा, बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। नेशनल लेवल की गवर्नमेंट ओरिएंटेड संस्था है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसके द्वारा ये रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23 का लॉन्च किया गया है, उसके बारे में बात करें, बराबर ना। ओके, ये जो सर्वे है इट इज डिजाइन टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑन द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय द हाउस होल्ड्स। कि एक पर्टिकुलर परिवार के द्वारा एक पर्टिकुलर साल के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम किया गया एक पर्टिकुलर साल के अंदर, इसका यहाँ पे सर्वे किया जाता है इस संस्था के द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा। तो ये रिपोर्ट के बारे में देखें। अगर मैं की फाइंडिंग्स ऑफ सर्वे की बात करूं तो सर्वे क्या बता रहा है कि जो गिनी कोफिशिएंट है वो फॉल हुआ है रूरल और अर्बन स्पेंडिंग दोनों के अंदर। अगर हम 2011-12 और 2022-23 के पीरियड के बीच की बात करें तो गिनी कोफिशिएंट कम हुआ है। सबसे पहले आपके लिए समझना जरूरी है कि गिनी कोफिशिएंट क्या होता है फ्रेंड्स। तो ये जो गिनी कोफिशिएंट है इट इज यूज टू मेजर द इनइक्वालिटी वेयर जीरो रिप्रेजेंट द परफेक्ट इक्वालिटी एंड वन रिप्रेजेंट द परफेक्ट इनइक्वालिटी। तो ये जो गिनी कोफिशिएंट है उसमें अगर जीरो आता है तो मतलब परफेक्ट इक्वालिटी है, समाज के अंदर क्या है, परफेक्ट इक्वालिटी। और अगर एक आता है तो परफेक्ट इनइक्वालिटी है, ऐसा माना जाता है, बराबर ना। तो यहाँ पे गिनी कोफिशिएंट कम हुआ है मतलब बोल सकते हैं कि हम इक्वालिटी की तरफ ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, इक्वालिटी की तरफ ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ये पॉजिटिव साइन है। तो रूरल और अर्बन स्पेंडिंग दोनों के अंदर, रूरल और अर्बन स्पेंडिंग दोनों के अंदर हमारा जो गिनी कोफिशिएंट है वो फॉल हो रहा है अगर हम 2011-12 से 2022-23 के पीरियड को कंपेयर करें तो, राइट। उसके अलावा जो हमारा एवरेज एस्टिमेटेड मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 2022-23 के अंदर, वो कितना हुआ है? 3,773 इन रूरल इंडिया एंड 6,459 इन अर्बन एरिया। एवरेज एस्टिमेटेड मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2022-23 के अंदर हमारा 350 के आसपास हुआ है ग्रामीण विस्तार के अंदर, और 6,400 के आसपास हुआ है अर्बन अर्बन विस्तार के अंदर, बराबर ना। ओके, और फॉर एग्जांपल रूरल एरिया के अंदर एक फैमिली है, उसका एवरेज पर कैपिटल कंजप्शन जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो रहा है? 3,700 रुपीज के आसपास हो रहा है। और उसमें से 46% खर्चा है ना फूड के ऊपर हो रहा है, एवरेज की अगर हम बात करें। और अगर फॉर एग्जांपल अर्बन एरिया के अंदर एक फैमिली रहता है, उसका 6,400 के आसपास पर कैपिटा एक एक्सपेंडिचर रहता है एक मंथ के अंदर, 2022-23 के पीरियड के अंदर ऐसा देखने को मिला है। और उसमें से 39% खर्चा किसके ऊपर देखने को मिला है? फूड के ऊपर देखने को मिला है। तो जितना भी खर्चा है फैमिली का एक महीने के अंदर पर कैपिटल, उसमें से 46% फूड के ऊपर, और अर्बन एरिया के अंदर का कितना परसेंट हो रहा है? 39%, बराबर है, ध्यान में रखना है। और अगर इस सर्वे का यूटिलाइजेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंजप्शन पैटर्न, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड वेल बीइंग ऑफ द हाउस होल्ड्स, ये
एक परिवार का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वेल बीइंग और उसका जो कंजप्शन पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए सर्वे बहुत हेल्प करता है। और ये सर्वे को पढ़ के हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स डिसाइड कर सकते हैं, लाइक रेपो रेट वगैरह डिसाइड कर सकते हैं, हम जीडीपी डिसाइड कर सकते हैं, पॉवर्टी लेवल्स को डिसाइड कर सकते हैं, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हमारे देश में कितना इन्फ्लेशन चल रहा है वगैरह वगैरह। और indicators from the survey are essential for planning, policy making, and further statistical analysis by the government organizations, academics, researchers, and scholars। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वे है फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो हमारा गिनी कोफिशिएंट है वो कम हुआ है, वो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि गिनी कोफिशिएंट कम होना मतलब हम इक्वालिटी की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं इन इक्वालिटी के कंपेरिजन में। और जो अर्बन एरिया के अंदर जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है महीने का वो 6,500 के आसपास है, और रूरल एरिया के अंदर कितना है 3,700 के आसपास है। और मैक्सिमम खर्चा फूड के ऊपर हो रहा है, वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। और जो संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट लॉन्च किया गया है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, अगर मैं उसके बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये जो संस्था है वो डायरेक्टर जनरल के द्वारा हेड की जाती है। It has been responsible for conducting the large-scale sample surveys in diverse field on the all-India basis since 1950। ये संस्था को बनाया ही इसलिए है कि वो सर्वे को कंडक्ट करे, लार्ज स्केल सर्वे को कंडक्ट करे। 1950 से ये संस्था काम कर रही है। और प्राइमरली डेटा आर कलेक्टेड थ्रू द नेशन वाइड हाउस होल्ड सर्वेज ऑन वेरियस सोशियो इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज ये भी ये संस्था करती है। नॉट ओनली हाउस होल्ड्स, वो इंडस्ट्रीज का भी सर्वे करती है, बराबर ना। और ये जो संस्था है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में, मोस्पी के अंडर में काम करती है फ्रेंड्स, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज डू नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ आरटीआई एक्ट। और ये जो अभी रिसेंटली एक विधान आया है वो कौन से हाईकोर्ट के द्वारा आया है, मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा। अभी ये स्टेटमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज आरटीआई एक्ट के अंडर में आती है कि नहीं आती है वो जानना हमारे लिए जरूरी है, बराबर ना। तो इस न्यूज़ को अच्छे से पहले पढ़े, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो कौन से एक्ट के अंडर में आती है, बराबर ना। तो कोर्ट रूल दैट, कौन सी कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, कि cooperative societies registered under the Tamil Nadu Cooperative Societies Act 1983 aren't public authorities under the Section 2 of the Right to Information Act 2005। मद्रास हाईकोर्ट ने क्या बोला कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, तमिलनाडु कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1983 के अंडर में वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसकी वजह से वो आरटीए एक्ट 2005 के अंडर में नहीं आती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर में नहीं आती है, बराबर ना। तो ये पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है, कौन सी पब्लिक अथॉरिटी आरटीआई एक्ट के अंडर में आती है, वो आपको जानना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में बात करूं कि sets out the practical regime for the citizens to access the information under the control of the public authorities to promote the transparency and accountability, बराबर ना। तो ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2005, ये एक जनरल व्यक्ति पब्लिक अथॉरिटीज के जो डिसीजंस हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। उसका राइट है कि वो ये जो पब्लिक अथॉरिटीज है अगर वो कोई डिसीजन लेती है, अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन करती है तो उसके पीछे क्या रीजन है, अगर वो कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहता है तो वो ले सकता है। कौन सा एक्ट के अंडर में, आरटीए एक्ट 2005 के अंडर में, बराबर ना। अगर मैं इस एक्ट के की प्रोविजंस के बारे में बात करूं, तो key provisions of the act include the time limit for providing the information, suo motu disclosure of the certain categories of the information, appointment of the public information officers, central and state information commissions, etc, बराबर ना। और सेक्शन 8 of the act exempt the certain categories of the information from the disclosure। ओके, अगर मैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की बात करूं फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल कि आप एक सिटीजन हो, एक जनरल सिटीजन हो, अगर आपको कोई पब्लिक अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, बराबर ना, अगर वहां से आपको कोई इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो आप गैदर कर सकते हो। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हो उसके पास, अगर वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर में आती है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके लिए एक टाइम लिमिट प्रोवाइड किया गया कि भाई हाँ, ये टाइम लिमिट में सिटीजन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है। उसके अलावा अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी जो जिसके ऊपर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इम्प्लीमेंट होता है, उसको एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा।
उसको सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के अंडर में काम करना पड़ेगा, बराबर ना। ओके। और सेक्शन 8 के अंदर में बोला गया है कि भाई कौन कौन सी चीज़ों को हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर में, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि हम जनरल पब्लिक को नहीं बता सकते, बराबर ना। तो सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग ऐसी कुछ चीज़ों को एग्जेम्प्ट भी किया गया है, बराबर ना। ओके। और अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन सी पब्लिक अथॉरिटी जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर में कवर होती है, तो इट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट बॉडीज, स्टेट कंट्रोल एंटिटीज, एनजीओ, सस्टेनेबिलिटी फाइनेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे एनजीओ की जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फाइनेंस है, स्टेट कंट्रोल एंटिटीज और गवर्नमेंट बॉडीज, ये सभी पब्लिक अथॉरिटीज आरटी एक्ट 2005 के अंडर में कवर होती है, बराबर ना। ओके। और सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के अंदर एक जजमेंट दिया था कि जो ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो भी पब्लिक अथॉरिटी है, बराबर ना, वो ध्यान में रखना है। तो अगर आप कोई इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हो ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास से, तो वो भी आपको मिल सकती है आरटी एक्ट 2005 के अंडर में, बराबर ना। तो जो इस पब्लिक अथॉरिटी में जो कवर होगा उसी के माध्यम से अगर आप कोई इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हो तभी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी आरटी एक्ट 2005 के अंडर में, बराबर ना। ओके। एग्जेम्पशंस भी है आरटी एक्ट 2005 के अंडर में, सेक्शन 8 में वो लिखा गया है कि इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड बी प्रिजुडिशली अफेक्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को आरटीआई एक्ट के अंडर में डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। अगर कोई इंफॉर्मेशन इंडिया की सोवरेनिटी को और इंटीग्रिटी को हार्म पहुंचाती है, इंडिया की सिक्योरिटी को, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हार्म पहुंचाती है, तो उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। इंफॉर्मेशन फॉरबिडन बाय द कोर्ट्स और कंस्टिट्यूटिंग कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो कोर्ट का अपमान करती है, ऐसी इंफॉर्मेशन को भी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन ब्रीचिंग द पार्लियामेंट और स्टेट्स लेजिस्लेचर प्रिविलेज, ऐसे इंफॉर्मेशन को भी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और कॉमर्शियल कॉन्फिडेंसेस, ट्रेड सीक्रेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अनलेस लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वारंट्स डिस्क्लोजर, तो ऐसी चीज़ों को हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि जहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी की डिस्क्लोज हो जाए, किसी के ट्रेड सीक्रेट डिस्क्लोज हो जाए, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को भी आईटी एक्ट के अंडर में डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बराबर ना। और पर्सनल इंफॉर्मेशन विच इज अनरिलेटेड टू द पब्लिक इंटरेस्ट, ऐसी इंफॉर्मेशन को भी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते आरटी एक्ट के अंडर में, बराबर ना। ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आया, आई थिंक आपको न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि मद्रास हाई कोर्ट ने भी जस्ट क्या बोला है कि भाई तमिलनाडु कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो पब्लिक अथॉरिटीज नहीं है, इसके लिए वो आरटीआई के अंडर में कवर नहीं होती है। कौन कौन सी पब्लिक अथॉरिटीज कवर होती है आरटीआई के अंडर में, तो गवर्नमेंट बॉडीज, स्टेट कंट्रोल बॉडीज, एनजीओ जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है, वो कवर होती है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके। और कौन कौन से एग्जाम्पशंस मिलते हैं सेक्शन 8 के अंडर में वो भी आपको समझ में आया होगा। ओके। चलो फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इसरो के द्वारा कुछ इमेज लॉन्च किए गए हैं सन के। और कैसे लॉन्च किए गए हैं कि ये जो इमेज है ना वो कैप्चर किए गए हैं आदित्य L1 पेलोड के द्वारा। तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, कुछ महीने पहले हमने पढ़ा था कि इसरो के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया है आदित्य L1 मिशन। और उसी मिशन के अंदर में आदित्य L1 के जो पेलोड्स हैं उनके द्वारा सन के कुछ इमेजेस कैप्चर किए गए हैं जो अभी इसरो ने रिलीज किए हैं, इसके लिए वो रिसेंट न्यूज़ में है, बराबर ना। तो इस न्यूज़ के बारे में समझे। The images were captured by the remote sensing payload, that is Solar Ultraviolet Imaging Telescope Suite and Visible Emission Line Coronagraph VLC। ये दो पेलोड के द्वारा ये इमेजेस को कैप्चर किया गया। और ये जो दोनों पेलोड थे वो आदित्य L1 की स्पेसक्राफ्ट जो कुछ समय पहले लॉन्च किया गया था उसके अंदर डाले गए थे, और उन्हीं दो पेलोड के द्वारा ये इमेज को कैप्चर किया गया है। These images will help in the studying the solar flares, energy disruption, sunspot, understanding and predicting the space weather, monitoring the solar activity and UV radiation over a wide wavelength range, बराबर है। तो सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि आदित्य L1 के कौन से दो पेलोड के द्वारा ये इमेज को कैप्चर किया गया है। एक तो स्यूट पेलोड, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, और एक है VLC, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। ये दो पेलोड के द्वारा ये इमेज को कैप्चर किया गया है। ये दो पेलोड आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट के द्वारा पहुंचाए गए थे आदित्य, ओके, कौन से मिशन के अंडर में, आदित्य L1 मिशन के अंडर में, बराबर ना। क्या ये इमेज क्या स्टडी करने के लिए हेल्प करेगा, तो सोलर फ्लेयर्स, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, सनस्पॉट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेडिक्टिंग द स्पेस वेदर, ये सब कुछ स्टडी करने के लिए हेल्प करेगा, सिंपल, बराबर ना। ओके। और अगर मैं इस न्यूज़ के कुछ स्टेटिक फैक्ट्स के बारे में बात करूं,
तो यहाँ पे आदित्य L1 मिशन, आप बोलोगे सर ये आदित्य तो बराबर है, लेकिन ये आदित्य आदित्य मतलब क्या, सन। और L1 मतलब क्या है फ्रेंड्स, तो L1 है ना एक्चुअली एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं लांगराज पॉइंट, लांगराज पॉइंट। तो अगर मैं लांगराज पॉइंट की बात करूं, तो लांगराज पॉइंट में क्या होता है फ्रेंड्स, कि दो बॉडी का, दो लार्ज मासेस का जो ग्रेविटेशन पुल है ना वो जीरो हो जाता है। मतलब एक ऐसा पॉइंट कि फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे दो मास कौन कौन से, एक तो सन है और एक अर्थ है, बराबर। तो ये दो लार्ज बॉडी है, वो अपने अपने ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ पे कंपेंसेट करती है। मतलब यहाँ पे ना तो सन का, अगर ये पॉइंट फॉर एग्जाम्पल ये लांगराज पॉइंट यहाँ पे है, तो ये पॉइंट पे ना तो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना तो अर्थ का लगता है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, तो ये पॉइंट है ना हमेशा एक स्टैटिक रहता है, बराबर। ना वो अर्थ की तरफ जाएगा ना वो सन की तरफ जाएगा, तो हम एक कॉन्स्टेंटली एक जगह से हम सन का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं फ्रेंड्स, बराबर ना। तो लांगराज पॉइंट का ये महत्व है कि यहाँ पे बहुत सारे लांगराज पॉइंट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे टोटल 5 लांगराज पॉइंट अभी तक हमने स्पेस में डिस्कवर किए हैं। L1, L2, L3, L4 और L5, टोटल 5 लांगराज पॉइंट है फ्रेंड्स, बराबर ना। तो ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं कि जहाँ पे सन और अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है ना वो बैलेंस हो जाता है, बराबर ना। मतलब एक वो पॉइंट कांस्टेंट रहेगा अपनी जगह पे, और वो कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करेगा सन को, सिंपल, बराबर ना। ओके, राइट। तो ये जो एडवांटेज है लांगराज पॉइंट वन, और हाँ, ये जो हमने जो मिशन लॉन्च किया ना वो लांगराज पॉइंट वन पे लॉन्च किया है, यहाँ पे लॉन्च किया है फ्रेंड्स, बराबर ना। ये अर्थ है, ये सन है, बराबर ना। तो इन दोनों के बीच में ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे अर्थ और सन दोनों का ग्रेविटेशन फोर्स एकदम बैलेंस हो जाता है, वहां पे हमने इस मिशन को लॉन्च किया है, बराबर ना। तो लांगराज पॉइंट वन हैज एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूसली व्यूइंग द सन विदाउट एनी ऑक्यूलेशन और इक्लिप्सिस, बराबर ना। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूसली सन को इस पॉइंट से हम विजुलाइज कर सकते हैं, इसके लिए इस पॉइंट के ऊपर इस मिशन को लॉन्च किया गया है, बराबर ना। और जैसे मैंने आपको बताया टोटल 5 लांगराज पॉइंट है। तेरह 3 आर अनस्टेबल, 3 अनस्टेबल है, L1, L2, L3, बराबर। और 2 स्टेबल है, L4 और L5, बराबर। वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमको इतना पता होना चाहिए कि हमने लांगराज पॉइंट क्या है और L1 के ऊपर क्यों हमने इस सन को मतलब ये मिशन को इम्प्लीमेंट किया है। ओके। और अगर मैं ये दोनों पेलोड के बारे में बात करूँ, स्यूट और VLC, जिसके द्वारा ये इमेज को कैप्चर किया गया है, तो स्यूट जो पेलोड है वो टू इमेज द सोलर फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर इन द अल्ट्रावायोलेट एंड टू मेजर द सोलर इरेडियंस वेरिएशंस इन द नियर अल्ट्रावायोलेट, बराबर ना। तो इस पेलोड का काम ही क्या था कि सोलर का जो, सूर्य का जो फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर है उसको स्टडी करे, उसके इमेजेस को कैप्चर करे। और VLC का काम क्या था, टू स्टडी द कोरोना एंड डायनेमिक्स ऑफ द कोरोनल मास इंजेक्शंस, बराबर ना। तो ये दो अलग अलग पीरियड का अलग अलग काम था, और दोनों ने यहाँ पे इमेज को कैप्चर करके इसरो को भेजा है, बराबर ना। ओके। और अगर मैं आदित्य L1 के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, ये स्पेसक्राफ्ट के बारे में बात करूँ जो हमने लॉन्च किया था 2023 के अंदर, और इट इज इंडियाज फर्स्ट स्पेस्ड मिशन टू ऑब्जर्व द सन फ्रॉम द हेलो ऑर्बिट अराउंड द लांगराज पॉइंट वन ऑफ द सन अर्थ सिस्टम। और ये जो लांगराज पॉइंट वन है, L1, जो अर्थ से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर है, बराबर ना। और इट वॉज लॉन्च बाय द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये जो मिशन है आदित्य L1 मिशन, आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट, वो कहाँ से लॉन्च किया गया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV एक्सएल C57 से लॉन्च किया गया था, बराबर ना। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो लांगराज पॉइंट वन इज टू अंडरस्टैंड द कोरोनल हीटिंग एंड सोलर विंड एक्सेलरेशन। कोरोनल हीटिंग, सन का जो कोरोनल हीटिंग है और सोलर विंड का जो एक्सेलरेशन, उसको स्टडी करने के इस मिशन को लॉन्च किया गया था। और और अगर मैं अदर ग्लोबल लेवल पे अदर सोलर मिशंस के बारे में बात करूँ, तो जैसे हमने इंडिया के द्वारा आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया, उसी तरीके से नासा के द्वारा पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया गया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया गया है, जहाँ से हम कंटिन्यूसली सोलर के ऊपर फोकस कर सकते हैं। और चाइना का कुआफू वन सोलर प्रोब भी लॉन्च किया गया है, बराबर ना। तो ये 3 ग्लोबल लेवल पर प्रोजेक्ट आपको याद रखने हैं, कौन से देश का है, और इंडिया का है आदित्य L1 मिशन फ्रेंड्स, बराबर ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। Okay. हमारे नेक्स्ट में से फ्रेंड्स, क्या अभी रिसेंटली 18th लोकसभा का इलेक्शन कंडक्ट हुआ था। हमने को पता है कौन जीता, एनडीए, एनडीए लीड बीजेपी जीती, बराबर ना। ओके। और ये 18th लोकसभा के अंदर वुमेन के पार्टिसिपेशन के बारे में देखें फ्रेंड्स, तो टोटल 74 वुमेन 18th लोकसभा के अंदर यहाँ पे उनको सीट मिली है। और
is a slight dip in the women representation as a 78 women were elected in the 17th लोकसभा। जो 17th लोकसभा का इलेक्शन हुआ था 2019 के अंदर, तब 78 वुमेन को सिलेक्ट किया गया था, बराबर 78 वुमेन को सीट मिली थी। लेकिन यहाँ पे स्लाइटली डीप हुआ है कि भाई 18 लोकसभा के अंदर 74 वुमेन को यहाँ पे सीट मिली है, बराबर ना। ओके, 17th लोकसभा में 14.4% रिप्रेजेंटेशन हुआ था वुमेन का, और अभी जो 18th लोकसभा है उसमें 9.7% रिप्रेजेंटेशन हुआ है। तो परसेंटेज के अंदर हम देखें तो बहुत सारा डीप हुआ है वैसे, बराबर ना, राइट। टोटल 797 वुमेन कंटेस्टेंट से, उसमें से टोटल 74 वुमेन को यहाँ पे सीट मिली है 18 लोकसभा के दौरान, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, ओके। तो अगर मैं डेटा की बात करूँ तो फर्स्ट लोकसभा के अंदर मात्र 5% वुमेन रिप्रेजेंटेशन था। जो 17 लोकसभा जो 2019 के अंदर इलेक्ट हुई थी उसके अंदर 14.44% वुमेन रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला, और 18 लोकसभा के अंदर 9.7% वुमेन रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला, बराबर। अभी तक हाईएस्ट था 14.4%। और अगर मैं ग्लोबल लेवल पे बात करूं तो ग्लोबल लेवल पे नेशनल पार्लियामेंट्स के अंदर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है 26.9%, ध्यान में रखना है, ये ग्लोबल लेवल का डेटा है। तो हमारा मात्र 9.7% है, हमको अभी ग्लोबल एवरेज तक पहुंचना है 26.9%, बराबर ना। ओके, और राज्यसभा के अंदर अगर हम बात करें तो 14% रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का, बराबर ना। ओके, तो सिग्निफिकेंस क्या है, अगर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो सिग्निफिकेंस मतलब उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो एक सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, करप्शन कम हो सकता है, क्योंकि वुमेन आर लेस प्रोन टू लाइक इन करप्शन, बराबर ना। ओके, तो वुमेन्स आर लेस लाइकली टू बी क्रिमिनल एंड करप्ट, तो करप्शन कम हो सकता है। उसके अलावा अकाउंटिंग फॉर अराउंड 50% पॉपुलेशन, लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन इज फंडामेंटल टू द पॉलिटिकल empowerment, और वुमेन लेgislators परफॉर्म बेटर इन देयर कंस्टिट्यूशंस ऑन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देन देयर मेल काउंटर पार्ट। अभी तक की हिस्ट्री क्या बता रही है कि मेल के कंपैरिजन में वुमेन जो लेगिस्लेटर है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, बराबर ना। तो कुछ हिस्ट्री बता रही है और कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं समाज के अंदर, बराबर। लाइक करप्शन रुक सकता है, मतलब करप्शन कम हो सकता है, क्रिमिनलिज्म कम हो सकता है जो पॉलिटिशियन का होता है, बराबर ना। तो ये सब कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, बराबर ना। ओके, अगर मैं बात करूं कि वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं इंडिया के द्वारा पास्ट के अंदर, तो एक है नारी शक्ति वंदन अभियान, जो अभी रिसेंट स्टेप लिया गया था 2023 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 106वां अमेंडमेंट करके। उसमें क्या बोला गया था कि लोकसभा के अंदर लोकसभा के अंदर जितनी भी सीट है उसमें से 1/3 सीट वो रिजर्व रखेंगे वुमेन के लिए, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर जितनी भी सीट है उसमें से भी 1/3 सीट रिजर्व रखेंगे वुमेन के लिए। द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड रिजर्वेशन ऑफ द 1/3 स्टेट सीट्स इन द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज फॉर द वुमेन। तो ये जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ 106वां अमेंडमेंट, उसमें लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 1/3 रिजर्वेशन को रखने की बात की गई। और 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट सॉरी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर वुमेन का रिजर्वेशन 1/3 रखने की बात की गई थी, बराबर ना। तो ये हमारे इंडिया का पास्ट है कि जहाँ पे हमने 106वें अमेंडमेंट के अंदर लोकसभा के अंदर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 1/3 रिजर्वेशन रखने की बात की है, और 73rd और 74th अमेंडमेंट के अंदर हमने पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर 1/3 रिजर्वेशन रखने की बात की है वुमेन्स के लिए, बराबर ना। और उसके अलावा हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 5.5 which calls for the women's full and effective participation at the all level of the decision making in the politics and public life। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5.5 हमारा क्या है कि हमको मेन और वुमेन दोनों को इक्वल मात्रा में देखना है पॉलिटिक्स और पब्लिक लाइफ के अंदर, बराबर ना। मतलब जितने भी डिसीजन मेकिंग रूल्स हैं, जी जहाँ पे अभी मेल ज़्यादा रूल करते हैं, वहाँ पे वुमेन का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। वो है मेरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5.5 है, ध्यान में रखना है। तो इंडिया ने ऐसे कुछ काम किए हैं ऑलरेडी, और कुछ टारगेट सेट किए हैं वुमेन के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा देने के लिए, सिंपल, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट में फ्रेंड्स कभी रिसेंटली यूनिसेफ के द्वारा एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया, चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024, उसके बारे में बात करते हैं। तो रिपोर्ट का नाम है चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट। रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स, यूनिसेफ के द्वारा। जैसे अभी हमने फर्स्ट न्यूज में यूनेस्को के बारे में पढ़ा, यूनेस्को
साइंस और एजुकेशन के ऊपर फोकस करने के लिए यूएन के द्वारा यूनेस्को बनाया गया है। और उसी तरीके से यहाँ पे चाइल्ड के ऊपर चाइल्ड के ऊपर फोकस करने के लिए यूनेस्को के द्वारा यूनिसेफ बनाया गया है, बराबर ना? सॉरी। तो उसी तरीके से चिल्ड्रन के ऊपर फोकस करने के लिए यूएन के द्वारा यूनिसेफ बनाया गया है, बराबर ना? तो ये यूनिसेफ के द्वारा एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है, चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024, उसके बारे में बात करें। द रिपोर्ट रिवील्स सीवियर चाइल्ड फूड पॉवर्टी। रिपोर्ट के अंदर सीवियर चाइल्ड फूड पॉवर्टी रिवील किया गया है। और क्या बोला गया है कि चाइल्ड फूड पॉवर्टी क्या होता है कि चिल्ड्रंस इनएबिलिटी टू एक्सेस एंड कंज्यूम अ न्यूट्रिशियस एंड डाइवर्स डाइट इन द अर्ली चाइल्डहुड। यहाँ पे चाइल्ड फूड पॉवर्टी का मतलब क्या है कि चिल्ड्रन को जो अर्ली चाइल्डहुड, जो उनका 1 से लेके 5 साल का जो समय होता है लाइफ का, वहां पे उनको न्यूट्रिशियस और डाइवर्स डाइट नहीं मिलता है, बराबर ना? तो इसको बोलते हैं चाइल्ड फूड पॉवर्टी, बराबर ना? तो ये चाइल्ड फूड फूड पॉवर्टी के बारे में यहाँ पे कुछ रिविलेशन किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर, उसके बारे में देखें। राइट। सबसे पहले तो अगर मैं चिल्ड्रन फूड पॉवर्टी की अगर बात करूं फ्रेंड्स, बराबर ना, तो ये क्या है? तो एक्चुअली यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि एक चाइल्ड को उसके हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक डाइवर्स डाइटरी मिलना चाहिए। और उसमें 8 डिफाइंड ग्रुप है, उसमें से मिनिमम 5 ग्रुप में से उसको रोज खाना मिलना चाहिए, बराबर है? तब उसका फूड डाइवर्स होगा, हेल्दी होगा, न्यूट्रिशियस होगा, ऐसा माना जाता है, बराबर। और ये चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं हम, 1 से लेके 5 साल के चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, बराबर ना? 1 से लेके 5 साल। ओके। तो कौन कौन से 8 ग्रुप को यहाँ पे डिफाइन किया गया है? तो फर्स्ट है ब्रेस्ट मिल्क, सेकंड है ग्रेन, थर्ड है पल्स, फोर्थ है डेयरी प्रोडक्ट, फिफ्थ है जो मीट पोल्ट्री एंड फिश, सिक्स है एग्स, सेवन है विटामिन ए रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और एट है अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बराबर नाम? टोटल ये 8 अलग अलग कैटेगरी वाले फूड्स हैं, जिसमें से एक पर्टिकुलर चाइल्ड को मिनिमम 5 ग्रुप में से खाना मिलना चाहिए पर डे। अगर कोई पर्टिकुलर चाइल्ड को इन 8 ग्रुप में से 0 या मैक्सिमम 2, मिनिमम 0 या मैक्सिमम 2, 2 ग्रुप में से खाना मिलता है, तो मतलब वो सीवियर चाइल्ड फूड पॉवर्टी कैटेगरी में आता है। अगर उसको ये 8 ग्रुप में से मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 ग्रुप में से खाना मिलता है पर डे, तो मॉडरेट चाइल्ड फूड पॉवर्टी में आता है। और अगर कोई चाइल्ड को ये 8 ग्रुप में से मिनिमम 5 और उससे ज्यादा ग्रुप में से खाना मिलता है पर डे, तो वो लिविंग इन द नॉट लिविंग इन द चाइल्ड फूड पॉवर्टी, वो हेल्दी डाइट कंज्यूम कर रहा है, ऐसा माना जाता है, बराबर ना? तो ये जो रिपोर्ट है, उसने इसी इंडिकेटर को ध्यान में रख के बोला है कि भाई चाइल्ड फूड पॉवर्टी बहुत ही सीवियर कंडीशन में अभी, बराबर ना? और प्रिविलेंस की अगर हम बात करें कि 27% चिल्ड्रन लिव इन द सीवियर चाइल्ड फूड पॉवर्टी ग्लोबली। ग्लोबली 27% चिल्ड्रन है ना, वो सीवियर चाइल्ड फूड पॉवर्टी के अंदर में, मतलब कौन सी कैटेगरी में आएगा फ्रेंड्स? ये वाले कैटेगरी में, कि जिनको ये 8 ग्रुप में से मिनिमम 0 या दो, मैक्सिमम 2 फूड ग्रुप में से खाना नहीं मिल रहा है पर डे, बराबर ना? ओके। और इन इंडिया 40% ऑफ चिल्ड्रन आर सफर फ्रॉम द सीवियर चाइल्ड फूड पॉवर्टी। ग्लोबली 27% चिल्ड्रन ये सीवियर चाइल्ड फूड पॉवर्टी से सफर कर रहे हैं, और इंडिया के अंदर 40% है, ध्यान में रखना है। सेकेंड हाईएस्ट बर्डन इन साउथ एशिया आफ्टर अफगानिस्तान। साउथ एशिया के अंदर अफगानिस्तान के बाद सबसे ज्यादा सीवियर चाइल्ड फूड पॉवर्टी कहाँ पे है? इंडिया के अंदर है, बराबर ना? ओके। तो यहाँ पे इस संस्था के द्वारा इस रिपोर्ट के अंदर ऐसा भी बोला गया है कि भाई ये सीवियर चाइल्ड फूड पॉवर्टी के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो एक तो डाइट पुअर है, इनकम एंड चाइल्ड फूड पॉवर्टी की अगर बात करें तो सीवियर चाइल्ड फूड पॉवर्टी अफेक्ट्स चिल्ड्रन इन बोथ पुअर एंड नॉन पुअर हाउस होल्ड्स, इंडिकेटिंग इनकम इज नॉट द ओनली ड्राइविंग फैक्टर। हम ऐसा मानते हैं कि भाई जहाँ पे गरीबी ज्यादा है वहां पे चाइल्ड फूड पॉवर्टी ज्यादा है, नहीं। रिपोर्ट के अंदर ऐसा रिवील हुआ है कि जो पुअर और नॉन पुअर हाउस होल्ड दोनों के अंदर चाइल्ड फूड पॉवर्टी ज्यादा मिल देखने को मिली है। तो इनकम अकेला ड्राइविंग फैक्टर नहीं है, अवेयरनेस भी ड्राइविंग फैक्टर है फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके। उसके अलावा ग्रोइंग इनइक्वालिटी, कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लाइमेट क्राइसिस कंबाइंड विद द राइजिंग फूड प्राइसेस, ओवरबर्डन ऑफ द अनहेल्दी फूड्स, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स है कि जहाँ पे चाइल्ड फूड पॉवर्टी अफेक्ट कर रही है फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके।
तो अगर मैं इंडिया के इनिशिएटिव के बारे में बात करूँ कि हम किस तरीके से ये चाइल्ड फूड पॉवर्टी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमने कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च करके रखे हैं, लाइक सक्षम आंगनबाड़ी, पोषण 2.0, बराबर ना। तो ये जो सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0, ये जो दो हमारे अभियान है, वो मैटरनल न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करता है, इन्फेंट्स के ऊपर फोकस करता है, यंग चाइल्ड फीडिंग नॉर्म्स के ऊपर फोकस करते हैं। उसके अलावा हमने मिड डे मील स्कीम को भी इंप्लीमेंट करके रखा है, जिसको अभी हमने रीनेम किया है, कौन से नाम से, पीएम पोषण स्कीम से, बराबर ना। तो ये कुछ इंडिया के द्वारा इनिशिएटिव्स लिए गए हैं चाइल्ड फूड पॉवर्टी को कम करने के लिए, लेकिन फिर भी 40% है हमारे, 40% चिल्ड्रन हमारे सीवियर चाइल्ड फूड पॉवर्टी के अंदर है, और ग्लोबली 27% है, ध्यान में रखना है। ओके, चलो। तो आई थिंक फ्रेंड्स, आज की तमाम न्यूज़ में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।